बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज की वीडियो है हमारी यूके के स्टडी वीज़ा के हवाले से उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल अभी स्टेप ज़ीरो के ऊपर हैं और वो बिल्कुल जानना चाहते हैं शुरू से कि प्रोसीजर क्या है और उनको टोटल इस पे कितना ख़र्चा आएगा और किस तरीके से तमाम जो प्रोसीजर हैं वो कवर किए जाते हैं। स्टडी वीज़ा अगर आप यूके का लेना चाहते हैं, वहाँ पे स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका पासपोर्ट। यानी कि आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होना चाहिए और पाकिस्तान का पासपोर्ट किस तरीके से आसानी के साथ बनवाया जाता है वो मैंने पूरी वीडियो अपलोड की हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये है इस प्रोसीजर का पार्ट 1। यानी कि जब आपके पास पासपोर्ट हो जाएगा, आपने पासपोर्ट बनवा लिया है, तो उसके बाद आपने बढ़ना है स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 ये है कि आपने यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना है यूके में, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टेप है आपके लिए, क्योंकि आपने वहाँ पे अच्छा खासा टाइम गुजारना है और वहाँ आपको तमाम चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि आपने कितनी फ़ीस पे करनी है, क्या प्रोसीजर है आगे। तो स्टेप 2 में सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी को तलाश करना है। अब अच्छी यूनिवर्सिटी आप किस तरीके से तलाश कर सकते हैं? आप गूगल पर भी देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देख सकते हैं और उसके बाद अगर वहाँ पे पहले से ही आपका कोई जानने वाला है तो आप उससे भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आप जाना चाहते हैं। जो कोर्स आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप वहाँ पर जो पहले मौजूद है उससे भी उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में उसकी फ़ीस वगैरह का पूछ सकते हैं। और उसके बाद आप अगर वैसे गूगल पे हर चीज़ सर्च हो जाती है, तो अगर आप गूगल पे उसको सर्च कर सकते हैं तो आपको गूगल पर भी आसानी से तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। यूनिवर्सिटी के बारे में आपने जब यूनिवर्सिटी को तलाश करना है, सबसे पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर तो आप यूनिवर्सिटी यानी कि लंदन के अंदर कोई यूनिवर्सिटी है, अगर आप वो कोई सिलेक्ट करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के लंदन के एरिया में कोई भी यूनिवर्सिटी होगी तो उसमें आपको जो लिविंग कॉस्ट है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो लंदन से बाहर हैं उससे ज़्यादा होगी। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वहाँ की उसने तमाम पूरा उसका शेड्यूल भी दिया है कि उसकी जो लिविंग कॉस्ट पर यानी कि आपको पर मंथ के हिसाब से और 9 मंथ में उसको किस तरीके से डिवाइड होगा, जो मैं आगे आपको समझाता हूँ। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे जहन में रखनी ज़रूरी है कि लंदन में लिविंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी की एक फ़ीस होती है जो आपको आप ऑनलाइन जब उसको अप्लाई करने लगेंगे तो यूनिवर्सिटी बताएगी कि जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी ये फ़ीस है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बीपीपी जो कि यूनिवर्सिटी है लंदन में, उसके जो चार्जेज़ हैं वो काफ़ी कम है और वो सस्ती एक यूनिवर्सिटी है। उसके कोर्सेज़ बाकी यूनिवर्सिटियों की निस्बत जो है वो सस्ते हैं। लेकिन यहाँ पर वही बात कि इस जगह पे लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ का लिविंग कॉस्ट जो होता है वो बाकी दूसरे शहरों की निस्बत ज़्यादा होता है लंदन का। जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है आप के मुतलका कोर्स जो आप वहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं, तो वो जो आपने सेलेक्ट की है तो आपने उसकी वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जाकर आपने उसके अपने कोर्स के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने अपने अप्लाई करते हुए तमाम जो आपका शेड्यूल, आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, आपने कितनी स्टडी की है और आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये तमाम डिटेल जब आप अप्लाई करने के लिए देते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर तो आपके डिग्री गैप है। डिग्री गैप बेसिकली कहा जाता है कि अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, बैचलर मास्टर्स वगैरह कुछ आपने किया हुआ है, अगर फ़र्ज़ करें आपने बैचलर्स किया है और बैचलर के बाद आपके कुछ काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है, यानी कि कुछ सालों में आपकी वो स्टडी के अंदर एक गैप है, तो वो आपने कोई और कोर्स नहीं किया, कोई डिग्री हासिल नहीं की हुई, तो इसको डिग्री गैप कहा जाएगा। तो ये चीज़ कवर करना बहुत ज़रूरी है और आपको यूनिवर्सिटी को इस चीज़ में इत्मीनान में लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये गैप आपकी स्टडी के अंदर क्यों आया है। इस गैप को आपने क्लियर करना है, इसकी कोई वाज़ेह आपने दलील देनी है, उनको कोई रीज़न बतानी है, या फिर इसके दौरान कोई आपके पास अगर कोई डिप्लोमा वगैरह आपने किया है, कोई कोर्स वगैरह है, तो आप वो भी यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं कि इस गैप में मैंने ये डिप्लोमा किया है, मैंने ये कोर्स किया है। तो गैप को जो है ये बड़ा अहम पॉइंट है। जो लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं वो बेसिकली यही रीज़न होती है मेन, कि जो स्टडी का गैप आता है, डिग्री गैप होता है, इस वजह से काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं। तो जब भी आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया, यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना है, तो अप्लाई करते हुए आपने ये चीज़ ज़रूरी बहुत है, इस चीज़ को जहन में आपने रखना है। उसके बाद आपको वहाँ से एक कंडीशनल लेटर आ सकता है।
कुछ यूनिवर्सिटी से अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो क्लियर है सब कुछ, तो आपको अनकंडीशनल भी आ सकता है। लेकिन अगर आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है वहाँ से जी, तो आपने उसके बाद मेन जो चीज़ है वो आपने ये करना है कि कंडीशनल लेटर आने के बाद, कंडीशनल लेटर को समझना है। कंडीशनल लेटर आपके 3 किस्म का हो सकता है। एक कंडीशनल लेटर ये होता है कि आपने आइट्स किया हुआ, जो आइट्स को भेजें, उसकी जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है आप उसको हमें भेजें। दूसरा कंडीशन लेटर में ये कंडीशन हो सकती है कि जो आइट्स से रिलेटेड जो दूसरे होते हैं वहाँ पे, डुलिंगो जैसे कि है, वो आपने किया हुआ है, जो यूनिवर्सिटी की जो डिमांड होगी, डुलिंगो हो गया या जो आइट्स हो गया, उनमें से जो यूनिवर्सिटी की डिमांड होगी वो आपको कहेंगे कि उसका रिज़ल्ट हमें भेजें। और तीसरा ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आइट्स और डुलिंगो के अलावा भी वो अपना तरफ से टेस्ट लेती हैं। उनको वो कहते हैं कि आइट्स की भी ज़रूरत नहीं है, आपको डुलिंगो की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद आपका इंटरव्यू लेते हैं और अपना उनका जो टेस्ट होता है, बेसिकली उन्होंने इस चीज़ में ये चीज़ देखनी होती है कि आपकी इंग्लिश जो स्पीकिंग है वो किस तरीके से है। क्या आप वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ लोगों से बातचीत कर सकते हैं, इतनी आपको इंग्लिश आती है कि आप किसी को अपनी बात समझा सकें या किसी की बात समझ सकें। तो यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ देखनी होती है, तो इसलिए वो इन तीन चीज़ों में से जो है वो किसी एक को सिलेक्ट करती है। ज़रूरी नहीं है कि आइट्स चाहिए हो, ज़रूरी नहीं है कि डुलिंगो चाहिए हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो अपना भी होता है, वो खुद से टेस्ट लेती हैं। अब जब आपकी ये अनकंडीशनल, अगर आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर वहाँ से आया है, तो उसके बाद फिर आपको, अगर आपके उसके बाद रिज़ल्ट आप भेज देते हैं आइट्स का, या वो अपना खुद टेस्ट लेते हैं, वो भी आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद फिर आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है। अनकंडीशनल लेटर आने के बाद आपको कहा जाता है अनकंडीशनल लेटर में कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, आपकी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो चुके हैं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अब आप जो है वो हमें अपनी ये जो उनकी फ़ीस है वो अदा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई कोर्स में लिया है एडमिशन, जिस तरह के आप बीपीपी यूनिवर्सिटी का लगाएं, अगर आपने यहाँ किसी कोर्स में एडमिशन लिया, यहाँ पे 9,000 या 10,000 पाउंड उसकी फ़ीस है 1 साल की, तो वो आपसे कहेंगे कि अगर आप इसमें अप्लाई किया है, वह आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गए हैं, अब आप हमें 10%, 20%, यानी कि 1,000 पाउंड, 2,000 पाउंड, जितनी भी वो आपको कहेंगे उतनी फ़ीस वो कहेंगे कि आप हमें जमा करवा दें। जब आप वो फ़ीस उनकी जमा करवाएंगे, यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी जहन में रखनी है कि आपने जब भी उनकी जो अपने पाउंड्स में पे कर रहे हैं, तो आपने वो गूगल से सर्च नहीं करना कि पाउंड का क्या रेट है। जो गूगल का रेट है वो जो है वो नहीं, उसको यूनिवर्सिटीज़ वैलिड समझती हैं, और जो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो रेट होता है वो oandwanda.com, जो आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त लिखा आ रहा होगा, इस वेबसाइट पे आपने जाके पाउंड्स का रेट चेक करना है PKR में। यानी कि अगर आप जिस भी कंट्री से हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो भी हैं, तो इस जो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप PKR में सर्च करेंगे, तो oanda.com से आपने इसको सर्च करना है कि क्या रेट है पाउंड का, और उसके हिसाब से आपने अंदाज़ा लगा के जो है फिर बैंक में जाके आपने उसको पेमेंट करनी है। जो आपका कोर्स होगा जिसमें आप एडमिशन ले रहे होंगे, यूनिवर्सिटी उसके मुताबिक आपको कहेगी कि हाँ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं। अब आप 1,000 पाउंड जो हैं, 2,000 पाउंड जो हैं, 500 पाउंड जो हैं, कितने भी वो कह सकते हैं, तो उतने वो आपने जमा करवा देने हैं। जब वो आप जमा करवा देंगे तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी, यानी कि जिसको CAS कहा जाता है, ये आपको मिलेगा। एक लेटर आपको इसका मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई, आपने यूनिवर्सिटी की जितनी डिमांड्स थी वो पूरी कर दी, उनको फ़ीस भी जो है एडवांस में जो वो उन्होंने मांगी थी वो भी आपने अनकंडीशनल लेटर आने के अनकंडीशनल लेटर आने के बाद आपने उनको भेज दी। अब आपको CAS भी मिल गया है। CAS मेन चीज़ है वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। जिसको CAS मिल जाता है तो समझें कि उसको वीज़ा उसको मिल गया है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, वो ये आपको मैं बताऊँ कि अगर आपने अपने वीज़े को फास्ट बनाना है तो आपको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि जैसे ही आपको सबसे पहले कंडीशनल लेटर मिला था और आपने कंडीशनल लेटर को पढ़ लिया था, कंडीशनल लेटर में आपसे इंग्लिश के बारे में कहा जा रहा था, डुलिंगो, आइट्स या यूनिवर्सिटी कही थी कि हमने अपना टेस्ट लेना है, उस वक्त आपने कुछ ऐसे काम करने हैं जो कि आपके वीज़े को सबसे ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि TB टेस्ट करवाना है। TB टेस्ट आपने किस तरीके से करवाना है? अगर आप गूगल पे लिखेंगे TB टेस्ट फॉर UK, तो आपके सामने जो आपके एरिया में, लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ भी हैं, जिस एरिया में भी होगा, उनका जो ऑफिस होगा आपके नियर, वो आ जाएगा और वहाँ जाके आपने अपना TB टेस्ट करवाना है। TB टेस्ट 6 महीने के लिए वैलिड होता है, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। 6 महीने के अंदर अंदर आप उस TB टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं एज अ डॉक्यूमेंट जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है।
तो उसको एक तो आप वो भी करवा लीजिएगा अगर आपको जल्दी वीज़ा चाहिए। और उसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट जो चाहिए होती है, बैंक स्टेटमेंट आपकी 28 दिनों की चाहिए होती है ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक। बैंक स्टेटमेंट पिछले 28 दिन की आपकी कितनी होनी चाहिए ये मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। नंबर 1, जिस में आपने एडमिशन लिया है, जिस कोर्स के अंदर आपने एडमिशन लिया है, फ़र्ज़ करें अगर उसकी 10,000 पाउंड उसकी फ़ीस है 1 साल की, तो आपने उसमें से एडवांस भी भेज दिया उनको 1,000-2,000 पाउंड जितना आपने CAS लेने से पहले अब उन्होंने आपसे मांगा था और आपने वो उधर पे कर दिया था। तो वो पे करने के बाद आपके फ़र्ज़ करें 8,000 पाउंड बाकी रह गए हैं। 8,000 पाउंड और उसके अलावा ये जो गवर्नमेंट के रेट्स, उन्होंने यूके गवर्नमेंट्स के रेट जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, अगर तो आप लंदन के अंदर ले रहे हैं, लंदन के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी है, लंदन के एरिया के अंदर, तो वो लिखा हुआ क्योंकि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट ज़्यादा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तो 1334 पाउंड पर मंथ के हिसाब से 9 महीने के बनाइएगा, कितने बनते हैं ये। और अगर आप लंदन से बाहर हैं तो 1,024 पाउंड। ये उनके ऑफिशियल जो आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, उनका ऑफिशियल जो उन्होंने वेबसाइट है वहाँ पे यूके ऑफ गवर्नमेंट, जो यूके गवर्नमेंट है उन्होंने लगाया हुआ है। इसके हिसाब से आपने अपनी एक तो वो जो बकाया आपकी कोर्स की होगी अमाउंट वो, और अपनी जो ये पर मंथ के हिसाब से लिविंग कॉस्ट जो है, ये 2 चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। इसको आपने करना है oanda.com पे अपनी मुल्क की करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करना है। उतनी अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी होनी चाहिए। अकाउंट जो आपके नाम पे हो, जो बच्चा जा रहा है उसके नाम पे हो, उसके नाम पे होने के बाद 28 दिन पिछले उसके नाम पे ही पड़ी रहे। आपने करना क्या है, जैसे ही आपको कंडीशनल लेटर मिला है कि अब आपका आइस का इसका, या आप समझ लें कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन, मेन ऑब्जेक्शन नहीं है, आपके से वो इंग्लिश की डिमांड कर रहे हैं, कंडीशनल लेटर भेजा है, उसी वक्त आपने एक तो टीवी टेस्ट भी करवा लेना है। दूसरा आपने ये करना है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट जो आपके दूसरे बैंक अकाउंट्स में आपके वालिद साहब के भाई के, जो ज़ाहिर बात है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेने हैं। तो आपकी 28 दिन की जो स्टेटमेंट है उसको, बजाय इसके कि आपका वीज़ा वगैरह तमाम कुछ अप्लाई हो जाए और आपकी फिर ये जो सा आपको CAS भी वहाँ से मिल जाए और फिर आपको 28 दिन और वेट करना पड़े, तो बेहतर यही है कि जिस तरीके से कंडीशनल लेटर आपको मिलता है आप उसी टाइम अपनी इस चीज़ की तैयारी शुरू कर दें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ये प्रोसीजर था हमारा एक पासपोर्ट का, और दूसरा हमारा आ गया यूनिवर्सिटी में किस तरीके से अप्लाई करना है, फ़ीस वगैरह जमा करवानी है, कितनी होती है, वो तमाम चीज़ें, वीज़ा की कितनी कॉस्ट होती है, और बाकी वीज़ा के लिए अब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, किस तरीके से अप्लाई करना है, विदाउट एजेंट या एजेंट, जो भी आपको बेहतर लगे। लेकिन मेरा अगर तरीका आप लोग समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 बनाऊँगा तमाम लोगों को। और इस बारे में जिसका यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के हवाले से या पासपोर्ट के हवाले से किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो वो नीचे कमेंट कर सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।